जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है हम लोग वापस से देखेंगे आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का क्लास। और जितने भी इसमें नए छात्र जुड़ रहे हैं आप सभी को बता दें, आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। जो पुराने स्टूडेंट हैं उसको तो पता है ना, कॉपी पेन लेकर के बैठना है और हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगाना है, ठीक है। लास्ट में स्कोर बताना है कि सर मेरा इतना में से इतना क्वेश्चन सही या फिर गलत हो रहा है, ठीक है। तो चलिएगा कॉपी पेन लेकर के बैठिए और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। हिंदी का क्लास हम सभी लोग देखने वाले हैं आपके डीएलएड एग्जाम के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आप सभी को पता होगा कि अलंकार खूब पूछा जाता है ना डीएलएड के एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन आपका अलंकार से ही दे दिए हैं, बताइएगा जल उठो फिर सींचने को, इसमें कौन सा अलंकार है। तो मेरे भाई देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सभी लोग लगा लीजिएगा ईमानदारी से, ठीक ना। और जो एक बार गलत हो जाता है उसको ईमानदारी से गलत रहने दीजिएगा। देखिए यहाँ पर है विरोधाभास अलंकार। आप कहिएगा सर विरोधाभास अलंकार पहचानेंगे कैसे। देखिए क्या कह रहा है, जल उठो फिर सींचने को, मतलब विरोध का उच्चारण ना होते हुए भी विरोध का उच्चारण हो। पहले कह रहा है जल उठो, मतलब कि जैसे आग लगा हुआ हो तो जल उठो, और फिर कहता है कि सींचने को मतलब क्या, पानी डालो। मतलब समझ रहे हैं, विरोध का उच्चारण हो रहा है और फिर एक बार कहता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसी को कहता है विरोधाभास अलंकार, ठीक है। जल उठो और फिर कहता है कि सींचने को, समझ रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको विरोधाभास अलंकार लगाना होता है। इस प्रकार से विरोधाभास अलंकार और भी लिए हैं, अगर यहाँ पर आप नहीं समझ रहे तो अगले क्वेश्चन में पक्का समझ जाइएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है, बताइए। जो थोड़े समय के लिए संचरण करके चले जाते हैं उसको आप कौन सा भाव कहिएगा, संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव या विभाव। तो मेरे भाई यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जो थोड़े समय के लिए यानी अल्पकाल तक संचरण करके वापस चले जाते हैं उस भाव को हम संचारी भाव कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। ऑप्शन होगा आपका ए करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बड़ा करते हैं सवाल को। यहाँ पर कह रहा है कि यज्ञशाला में कौन सा समास है, बताइए मेरे भाई। यज्ञशाला में कौन सा समास है। तो कहिएगा सर यज्ञशाला में यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब कैसे मेरे भाई, तो देखिए इसका संधि विच्छेद यदि संधि विच्छेद नहीं, मतलब समास विग्रह जब इसका कीजिएगा यज्ञशाला का, तो क्या कहिएगा, यज्ञ के लिए शाला, मतलब समझ रहे हैं यज्ञ के लिए घर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका यदि हम समास विग्रह करें तो क्या हो जाता है, यज्ञ के लिए घर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यज्ञ और घर, इसमें दो पद हैं, यज्ञ और घर यानी शाला। शाला माने घर हो गया, तो यज्ञ और घर। अब यहाँ पर यदि हम गौ लगा दे तो इसका मतलब क्या हो गया, गौशाला। यहाँ पर यदि हम पाठ लगा दे तो इसका मतलब क्या हो गया, पढ़ाई करने के लिए घर, तो पाठशाला। मतलब पहला इधर पहला खंड जो है बदल रहा है, तो इसको जो बदल रहा है उसको गौण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला खंड होता है वो स्थिर है, मतलब कि ये प्रधान है, ये कभी नहीं बदल सकता है। तो अंतिम खंड जिसका प्रधान होता है ना उसी को कहा जाता है तत्पुरुष समास। आप सभी लोग पढ़े होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यज्ञशाला, गौशाला, पाठशाला सभी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये पिछले क्लास में एक बार कराए आप सभी को, बताइएगा राइट आंसर इसका। चलिए तो जो मेरे भाई श्लेष अलंकार लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, है ना मेरे भाई। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आप कहिएगा सर यहाँ पर क्यों हो रहा है, तो पिछले क्लास में भी बताए हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पानी का कई सारा अर्थ निकलता है। पानी माने इज्जत भी होता है, पानी माने जल भी होता है ना, पानी माने कांति भी होता है, तो कई सारे अर्थ निकल जाते हैं यहाँ पर पानी के। तो श्लेष अलंकार लगाइएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कह रहे कि समास के बताइए भाई कितने प्रकार होते हैं। तो अच्छे से आप सभी को पता होगा समास के कितने प्रकार होते हैं, लगाइएगा राइट आंसर। चलिए लगा लिए। देखिए मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कहिएगा सर समास के 6 गो भेद होता है, कौन कौन सा मेरे भाई, तो अच्छे से याद रखिएगा। पहला हो जाएगा क्या, तो कहिएगा सर अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर होता है कर्मधारय, फिर द्विगु, फिर द्वंद्व, फिर एक लास्ट होता है बहुव्रीहि समास, है ना। आप आगे पीछे करके बोल सकते हैं ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी टोटली होते हैं समास के 6 भेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में ओज नामक काव्य गुण है। ओज नामक काव्य गुण बताइएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मेरे भाई ए लगाए हैं आप बिल्कुल सही हैं। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका। देखिए ओज काव्य गुण कहाँ पे लगाना होता है, जैसे
आपका या तो वीरता का भाव उत्पन्न हो या उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा हो जिस वाक्य से, वहीं पर आपको ओज नामक काव्य गुण लगाना होता है। कहिएगा सर इसमें कैसे वीरता का भाव, तो सुनिए, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, इसका अर्थ होता है कि अरावली पर्वतमाला के ऊंचे शिखर के जैसा ऊंचा सिर किसका है और किसका हो सकता है। मतलब हो सकता है ये अलग बात है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर कह क्या रहा है, मतलब है ना, बढ़ा चढ़ा करके बात कहा गया है कि अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, मतलब अरावली पर्वतमाला जिस प्रकार से ऊंचा शिखर है उसका जैसा, उसके जैसा और किसी का हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वीरता या उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इस स्थिति में आपको लगाना है क्या, ओज नामक काव्य गुण। तो यही पूछ रहा था कि ओज नामक काव्य गुण किस में है, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रभु आनंद दाता, यानी यहाँ पर जो है भगवान से आराधना कर रहा है ना। नाथ रघुनाथ सम कृपा सिधु नहीं आन, मतलब ये भी भगवान के लिए जो है आराधना वाली बात यहाँ पर कहा गया। लेकिन वीरता या उत्साह का भाव सिर्फ आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा कह रहा है कि शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, शब्दों के सार्थक मेल। तो अच्छे से पता होगा कि सर शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो बिल्कुल मेरे भाई, वाक्य नॉर्मल शब्दों को हम वाक्य नहीं बोल देंगे। जैसे कह दिया राम आम पीता है, तो सेंस तो नहीं बने। राम आम खाता भले हो सकते, राम आम खाता, राम आम पीता कैसे, पी तो नहीं सकता ना आम को, मतलब सेंस नहीं बना। लेकिन पीना भी ठीक है, जैसे राम जल पीता है तब सेंस बन जाएगा। तो ये ठीक है कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, लेकिन शब्दों के सार्थक मेल होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए, है ना। तो सार्थक मेल होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, उसी को कहता है सार्थक मेल। तब जाकर उसको हम क्या बोलेंगे, कहिएगा सर वाक्य बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा है कि जिन वर्षों के उच्चारण वर्णों के उच्चारण, यहाँ पर वर्षों लिखा गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर वर्णों के उच्चारण होगा मेरे भाई, ठीक है। तो जिस वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दुगुना समय लगता हो, दूना माने दुगुना समय लगता हो, उसको हम क्या बोलेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लग जाए उसको हम कहते हैं, कहिएगा सर दीर्घ वर्ण कहते हैं। तो दीर्घ तो किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन होगा सी करेक्ट। इसी को या तो गुरु कह लीजिए या फिर दीर्घ वर्ण कह लीजिए, एक ही बात होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ह्रस्व से दुगुना समय इसके उच्चारण स्थान में बोलने में लगता है। जैसे आप बोल लीजिए और आ बोलिए, तो यानी कि इसका डबल इसमें लगता है, तो इसी को कहा जाता है दुगुना समय, है ना। इसमें इसको बोलने में इससे दुगुना समय लगता है। तो या तो गुरु कहिएगा या दीर्घ कहिएगा, दोनों एक ही है, ठीक है। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य के उस भाग को हम क्या कहेंगे जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हो, यानी मिलकर अर्थ देते हो किंतु पूरा अर्थ नहीं देता हो। बताइए उस वाक्य के भाग को हम क्या कहेंगे, है ना। वाक्य के भाग के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे आपको एक वाक्य देते हैं, नॉर्मली समझिएगा कि उसने कहा उसके बाद कोमा, हम नहीं जाएंगे, क्या है मेरे भाई, हम नहीं जाएंगे, ठीक है, ये वाक्य है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बताइए उस भाग को हम क्या कहेंगे जो कि एक से अधिक पद, देखिए यहाँ पर एक पद तो ये हो गया और अगला ये पद हो गया ना। कह रहा है संबंध होकर यानी मिल करके एक अर्थ देते हो। उसने कहा हम नहीं जाएंगे, ये एक अर्थपूर्ण वाक्य है, कहिएगा हाँ सर है, किंतु पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। जैसे हम सिर्फ किसी एक को पकड़ लें, सिर्फ इसको उठाते हैं कि उसने कहा, अब कहिएगा सर उसने कहा, ये अर्थ तो दे रहा है, लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं तो पूरा अर्थ मिल जाता है ना। उसने कहा, अब क्या कहा ये तो लिखा ही नहीं है। तो सिर्फ आप जब एक पद को उठाइएगा तो उसको सिर्फ पदबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, पदबंध बोलेंगे। वहीं दोनों वाक्य को मिला देंगे तो उसको पूरी तरह से हम पद बोलेंगे, समझ रहे, यानी वाक्य बोलेंगे। लेकिन सिर्फ एक पद को लेंगे तो उसको पदबंध बोलेंगे। वही ये कह रहा है कि वाक्य के उस भाग को क्या कहेंगे, तो पदबंध बोलेंगे, जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर अर्थ तो देते हो, दोनों अर्थ मिलेंगे तब अर्थ तो देगा, लेकिन किंतु पूरा अर्थ अगर नहीं दे, यानी कि ये सिर्फ आधे के बारे में बात कर रहा है, तो उसको पदबंध बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्रिय थे, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, बताइए। तो कहिएगा सर आप बताए थे व्यक्तिवाचक संज्ञा उसी को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम आए, है ना। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्ति के नाम थे, कहिएगा हाँ सर, तो यही वाला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इजी था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया। बताइए रेखांकित जो शब्द है इसमें कौन सा पदबंध लगा हुआ है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर वापस पदबंध के बारे में पूछ रहा है, कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम है, या फिर क्रिया विशेषण या विशेषण।
तो देखिए मेरे भाई ध्यान लगाइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि चलते हुए, अब चलना क्या है तो कहिएगा सर चलना, खाना पीना, उठना दौड़ना, यानी कि जिसके लास्ट में ना आता हो वो हम क्रिया के रूप में उसको बोलते हैं। जैसे खेलना कूदना खाना पीना सब क्या है, तो सब क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए चलते हुए मतलब चलना क्या है तो क्रिया है, कहिएगा सर जी क्रियापद बंद हो जाएगा। लेकिन क्रिया के साथ साथ मेरे भाई इसमें विशेषण भी लगा हुआ है कि धीरे धीरे चलते हुए, लेकिन कैसे, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, तेज तेज, खट्टा खट्टा, मीठा मीठा, ये सारे क्या है एक प्रकार के विशेषण वाले पद होते हैं। तो धीरे धीरे चलते हुए इसका मतलब हो रहा है कि क्रिया तो इसमें हो रहा है लेकिन इसकी विशेषता बता रहे, क्रिया की ये विशेषता बता रहे कि चल तो रहा है लेकिन कैसा, धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण पद बंद बोलेंगे। करेक्ट आंसर सी होगा मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा मेरे भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए पंचम शब्द का सही संधि विच्छेद। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पम जोड़ चम, ये क्या हो जाएगा, पंचम। अच्छा यदि आपसे पूछ ले कि पंचम में कौन सा संधि है ये बताइए, संधि विच्छेद नहीं पूछ करके पूछेगा कौन सा संधि है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए पम में म में हलंत लगा हुआ है ना, तो कहिएगा म में हलंत लगा हुआ है तो इसको व्यंजन बोलेंगे, स्वर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर अ का उच्चारण नहीं आएगा। फिर आगे है च मिल करके बना है ना, तो यहाँ पर देख रहे ये भी व्यंजन है ये भी व्यंजन है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, सिर्फ व्यंजन ही बनाएगा, तो उसको बोलेंगे व्यंजन संधि। यानी पंचम शब्द में कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है मेरे भाई, कौन सा संधि, व्यंजन संधि। लेकिन संधि विच्छेद कहेगा तो पम जोड़ चम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि मानो जानो मनु जनु मनहु जनहु, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा, इसको हम एक बार वापस बता रहे हैं, याद रखिएगा इसको। देखिए इसका आंसर बताते हैं मेरे भाई, आप सभी को पता होगा यदि हमारे पुराने स्टूडेंट हैं आप सभी तो कहिएगा सर इसमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार को पकड़ने का यही ट्रिक है, एक वाक्य देगा और उसमें कहेगा बताइए कौन सा इसमें अलंकार है, तो यदि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा उसमें तो उसमें जरूर ये शब्द आपको दिख जाएगा, मानो जानो मनु जनहु मनहु, है ना, इस प्रकार के शब्द दिखेंगे। आगे सवाल लेते हैं इसी प्रकार से, आप देखिएगा किस प्रकार से उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये शब्द ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से मानो धुल गई हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा। यानी आपको सिर्फ एक शब्द पे गौर करना और आपका आंसर तुरंत से निकल जाएगा। तो कहिएगा हाँ सर हमने देख लिया, यहाँ पर देखिए मानो शब्द लगा हुआ है कि ये हाँ सर, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा मेरे भाई, कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, समझ गए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, एक शब्द पकड़ना और आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, इसी से रिलेटेड देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कई कई होगा, ठीक है, कई 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 रोवै, कई कई रोवै, ठीक है, तो कई कई कारण रोवै बाला जनु टूटे मोतिहन की माला, बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार है। एक शब्द पे गौर कीजिए बन जाएगा। कहिएगा हाँ सर यहाँ पर देखिए जनु शब्द मिल गया है ना, जनु मिला, कौन सा अलंकार होगा, कहिएगा सर तुरंत हम लगाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में, ऑप्शन बी में दे रखा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी जनु मनहु जनहु इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार में ही आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम क्या बोलेंगे। उद्देश्य के विषय में किसी भी वाक्य के दो पद होते हैं जरूर, एक उद्देश्य होता है एक विधेय होता है। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए मेरे भाई उसको क्या बोलेंगे, कहिएगा सर उसे विधेय बोलेंगे। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर हम समझाने की कोशिश करेंगे कि राम शब्द समझिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम क्या करता है, कहेगा सर राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर राम क्या है, तो राम है उद्देश्य, इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको बोलेंगे उद्देश्य। और बाकी पुस्तक पढ़ता है ये क्या है, कहिएगा सर ये है विधेय। अब सवाल को समझिए, कह रहा है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी कि इस राम के विषय में जो कुछ कहा गया, क्या कहा गया है, पुस्तक पढ़ता है। तो ये क्या है जो कुछ कहा गया, यही तो कहा गया पुस्तक पढ़ता है, इसको क्या कहिएगा, तो कह तो रहे हैं कि इसको विधेय बोलेंगे, है ना। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो सी में दे रखा है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहा है कि यह अथाह पानी रखता है या सूखा सा गात्र, इस पंक्ति में बताइए कौन सा अलंकार है। वापस एक बार अलंकार बताइएगा, यह अथाह पानी रखता है या सूखा सा गात्र। तो दिमाग लगाइएगा, अभी इसी से रिलेटेड हम आपको कराए हैं, कहिएगा सर यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कैसे मेरे भाई, तो जो नहीं समझे एक बार वापस समझिएगा, बताए थे ना अगला क्वेश्चन एक प्रकार से इसी प्रकार से लिए। देखिए
कि यह अथाह पानी रखता है। इसका मतलब क्या है कि एक शरीर के, गात्र माने होता है शरीर, ठीक है, शरीर के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि यह सूखा सा गात्र मतलब निर्जीव सा शरीर फिर भी अथाह पानी रखता है। मतलब इसके आंख में इतना आंसू भरा है कि क्या ही कहा जाए, है ना। अथाह पानी रखता है यह सूखा सा गात्र, मतलब किसी इंसान के पास बहुत सारे दुख होते हैं फिर भी सबके सामने हंस बोल के वो चलते हैं ना। तो उसी के बारे में ये कह रहा है कि किसी इंसान का शरीर एकदम निर्जीव सा पड़ा हुआ रहता है, ऐसा लगता है कि इसको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके आंख में अथाह पानी रहता है, नहीं बहुत सारा उसको दुख रहता है, कष्ट रहता है। तो कहने का अर्थ तो ये है, लेकिन अलंकार यदि यहाँ पर पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, तो कह रहा है कि यहाँ पर सूखा सा गात्र और कह रहा है कि अथाह पानी रखता है। मतलब समझ, अब सूखा है तो फिर अथाह पानी वाली बात कहाँ से आ गया। तो विरोध का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है, ये विरोध का उच्चारण ना होते हुए भी फिर भी हो रहा है, तो यहीं पर होता है विरोधाभास अलंकार। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अर्थ समझाने वाली बात ही तो अर्थ भी समझा दिए आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि किस वाच्य से असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है, बताइए। किस वाच्य से असमर्थता और निषेधार्थ का बोध उत्पन्न होता है। तो कहिएगा असमर्थता मतलब कि मुझसे यह काम किया नहीं जाता, है ना, हम यह काम नहीं कर सकते, तो ये नहीं किया जा सकता, हमसे नहीं हो सकता, ये सारे जो भाव उत्पन्न होते हैं किस में होते हैं, भाववाची में तो होते हैं ना मेरे भाई। जैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदि, उसको कहिएगा सर ये काम कर दिए, कहेगा मुझसे ये काम अब नहीं हो सकता, मैं यह काम नहीं कर सकता। मतलब वहाँ पर क्या असमर्थता का भाव उत्पन्न होता है, यानी निषेधार्थ का, नहीं हो सकता, उसी को निषेधार्थ कहा जाता है। तो असमर्थता या निषेधार्थ का बोध किस में उत्पन्न होता है, कहिएगा सर इसमें भाववाची में होता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। कह रहा है शब्द शक्ति के बताइए भाई कितने भेद होते हैं, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई डी हो जाएगा। शब्द शक्ति के कितने भेद, कहिएगा सर 3 गो भेद। कौन कौन सा मेरे भाई, तो एक बार वापस से लिखिएगा। पहला होता है अभिधा, क्या बोलेंगे, अभिधा। और अगला होता है क्या, कहिएगा सर लक्षणा, क्या हो जाएगा, लक्षणा। और अगला क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी व्यंजना, ठीक है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये किसके भेद हैं, शब्द शक्ति के भेद हैं। टोटली 3 होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाला बताइए। पिछले क्लास में कराए मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा तुरंत याद आएगा। आगे याद, लगाइए, राइट आंसर लगाइए। बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर जो मेरे भाई सी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यही है अशुद्ध वाक्य। ये होना था कि खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ये होना, गाजर को काट करके खिलाना है, खरगोश को नहीं काट देना है। क्या करा है, खरगोश को काट कर, जब खरगोश काटा जाएगा तो गाजर किसको खिलाएंगे, एक अशुद्ध वाक्य। खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ये होना था, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अशुद्ध वाला पूछ रहा था, ये सी अशुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बोला है रूपक ढूंढे, मतलब आपको रूपक अलंकार यहाँ पर बताना है। किस वाक्य में रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है, कहेगा सर यहाँ पर ऑप्शन बी में लग रहा है शशि मुख, इसी में है रूपक अलंकार। तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शशि मुख, इसी में रूपक अलंकार। मतलब शशि माने होता है चंद्रमा। क्या कह रहा है, इस वाक्य का मतलब थोड़ा सा समझिएगा। सुमित्रानंद पंत का एक कविता है नौका विहार, उसी का ये है ना एक पार्ट है, छोटा सा कट करके यहाँ पर लगाया गया है, ऑप्शन दे दिया गया है। तो शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, इसका मतलब है गंगा नदी के बारे में बोल रहा है। जब आप गंगा नदी में रात में देखने जाइएगा, गंगा नदी को देखिएगा तो उसमें क्या क्या आपको दिखाई देगा, वही कह रहा है। तो शशि मुख मतलब शशि यानी चंद्रमा के जैसा मुख दिखेगा, और क्या दिखेगा मेरे भाई, तो उसके मुख पर घूंघट डाले हुए आंचल। मतलब घूंघट किसके बारे में कह रहा है, घूंघट डाले हुए आंचल, मतलब कि छोटे छोटे असंख्य तारे हैं, छोटे छोटे जो स्टार आपको दिखाई पड़ता है आसमान में, वो सारा दिखेगा, पानी में दिखाई पड़ता है नीचे। और क्या दिखाई पड़ता है, तो दीप छिपाए, मतलब दीप भी दिखाई पड़ता है। दीप क्या है, मतलब जो नाव उसमें तैर रहा होता है नदी में, उस नदी को नाव को ही दीप बताया जा रहा है। तो ये वाक्य का थोड़ा सा अर्थ आपको समझा दिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको रूपक अलंकार कह रहा था ना, तो शशि मुख मतलब चंद्रमा के जैसा मुख, मतलब चंद्रमा को ही मुख बता दिया गया है। तो डायरेक्ट हो जाएगा ना इस प्रकार से, जहाँ पर डायरेक्ट उपमेय उपमान पर डायरेक्ट जहाँ पर ये होता है भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर आपको होता है रूपक अलंकार, आप सभी को पता होगा। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कवि का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, आपका प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, और पीछे भी कई सारे प्रीवियस ईयर वाला कराए अभी, ये भी प्रीवियस ईयर वाला है। बताइए कवि का स्त्रीलिंग रूप बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है हिंदी में। तो ध्यान रखिए कवयित्री, कवयित्री। अब ये ध्यान रखिए कवयित्री ये वाला नहीं होगा, ठीक है, हर्षिकर वाला होगा यहाँ पर, इसमें दीर्घिकार होता है, ध्यान रखिएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कवयित्री का स्पेलिंग, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री हो जाएगा। अगला
कह रहा है बताइए कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कोसों दूर भागना। साथ साथ रहना कहिएगा नहीं सर। बात करना कहिएगा नहीं सर। बहुत अलग रहना हाँ सर। पैदल चलना नहीं सर। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? सी हो जाएगा, ध्यान रखिए। कोसों दूर भागना मतलब बहुत अलग रहना। अलग। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला कहिएगा रोटी कमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये पूछ रहे बताइए। रोटी कमाना जीविकोपार्जन करना कहिएगा हाँ सर ये हो सकता है, जीविकोपार्जन करना। अच्छा जीविकोपार्जन से भागना ये तो नहीं होगा। जीविकोपार्जन नहीं करना ये भी नहीं होगा, नहीं वाला होगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीविकोपार्जन करना मतलब जीवन, अपना जीवन यापन चलाना, उसी को कहता है रोटी कमाना। तो मुहावरे का सही से अर्थ ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा हिंदी का क्या कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में बताइए कौन सा उपसर्ग है। ये भी आपको करा चुके हैं, बताइएगा प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कुछ कुछ सवाल वापस रिपीट इसलिए लेते हैं कि आप सभी को बोर फील ना हो, है ना। आप सभी जो सेट लगाते हैं उसमें अच्छे नंबर, आप सभी को थोड़ा सा अगर अच्छा नंबर आ जाता है तो आप सबका हौसला है ना बुलंदी पे रहता है कि हाँ सर इतना नंबर अब आ रहा है। तो इसलिए हम भी आप सभी के स्कोर का काफ़ी ध्यान रखते हैं। और वैसे भी पिछले जो है क्वेश्चन को लेना इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि आप पीछे जो इतने भी क्लास कर चुके हैं उसको भूल ना जाएं। तो उसमें 2-4 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसको अगले सेट में हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है मेरे भाई, बस आप सभी लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। बताइएगा प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कहिएगा सर आप बताएं कि इसका पहले संधि विच्छेद करना होगा, है ना। तो प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा? प्रति और जोड़ एक, यही पर होता है प्रति एक। तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? कहिएगा प्रति लगा हुआ है सर। तो किस ऑप्शन में मेरे भाई? ऑप्शन बी में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। ठीक, तो चलिएगा अब आप सभी का स्कोर क्या रहा है ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्लास एंड हो चुका है और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। और हाँ एक बात और, यदि आप सभी लोग फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर फ्री में आप सभी को पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, तो आप मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।